नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का रिव्यू आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यापार और राज्यों से जुड़ी घटनाओं पर। जो प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन खबरों से बन सकते हैं वह भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारियाँ सही सही आपको मिल पाए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली खबर जो आपकी स्क्रीन पर है, दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाएंगे रजनीकांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है कि वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को। पेज नंबर 16 पर विस्तार से इस खबर को हम देखेंगे, लेकिन पहले पेज नंबर 1 की खबरें देख लेते हैं। आरएसएस द्वारा देश भर में चलाया जाएगा जल संरक्षण अभियान। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक यह चलेगा महाअभियान। राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के लिए खुल गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। गुरुवार से यह खोल दिया गया। सुबह 7 बजे से ही दिल्ली, नोएडा, हरियाणा और ट्रांस इंडन क्षेत्र के लोग मेरठ जाने के लिए एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। दोपहर 2 बजे तक ही 1.5 लाख वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन की गई। इसका मतलब यह हुआ कि अक्षरधाम से लेकर मेरठ तक दोपहर 2 बजे तक एक्सप्रेसवे पर 1.5 लाख से अधिक वाहनों का आवागमन हुआ है। फीकी रही भारत और चीन के कूटनीतिक रिश्तों की सालगिरह। गुरुवार 1 अप्रैल 2021 को भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों की 71वीं वर्षगांठ थी, लेकिन यह बिल्कुल फीकी रही और दोनों देशों के बीच कोई खास आयोजन नहीं किया गया। पिछले वर्ष 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के विभिन्न शहरों में अलग अलग क्षेत्र में 70 तरह के आयोजन का फैसला किया गया था। कोरोना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की वजह से कोई भी आयोजन नहीं हो सका है। राष्ट्रीय फलक पेज नंबर 7 पर यह खबर ध्यान खींचने वाली है। सैनिकों का कवच बनेगी 9 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट। रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना DMSRDE ने सैनिकों के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। केवल 9 किलो की इस जैकेट को पहनकर सैनिक उबड़ खाबड़ व पथरीले रास्तों पर आसानी से दौड़ सकेंगे। अभी तक जैकेट का वजन हुआ करता था 10 किलो 400 ग्राम। यह जैकेट जो है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL चंडीगढ़ में परीक्षण के बाद सैनिकों के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका में H1B वीजा जारी करने पर रोक लगी हुई थी, वह खत्म हो गई है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, जबकि न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे सुंदर शहर है। फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप मत कराना, आगे देखेंगे इनका नाम क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा था एकदम से। तो H1B वीजा समेत विदेशी कामगारों के लिए जारी होने वाले वीजा पर लगाई गई रोक अब खत्म हो गई है। इससे लाखों भारतीय IT प्रोफेशनल्स को फायदा होगा। दरअसल ट्रंप ने इस तरह के वीजा पर 31 मार्च तक रोक लगाई थी। बाइडन सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की अधिसूचना जारी नहीं की और इससे पहले ही यह पहले का आदेश निष्प्रभावी हो गया है। कस्टमर की जागरूकता के लिए अच्छी खबर है। बुजुर्ग दंपति को लोअर बर्थ न देने पर रेलवे देगा 3 लाख हर्जाना। हुआ क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे की याचिका खारिज की है। मुआवजा देने के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को उसने सही ठहराया। गंतव्य से पहले उतारने को आयोग ने रेलवे की घोर लापरवाही माना था, सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराया गया था। तो घटना है 4 सितंबर 2010 को। बुजुर्ग दंपति ने सोलापुर से बिरूर जाने के लिए 3rd AC में दिव्यांग कोटे से सीट आरक्षित करवाई थी। क्योंकि दंपति में एक व्यक्ति दिव्यांग था, उन्हें रेलवे से लोअर बर्थ आवंटित नहीं हुई। दंपति ने TTE से भी लोअर बर्थ देने का आग्रह किया, लेकिन बर्थ नहीं मिली। काफ़ी समय तक परेशान होने के बाद हमदर्दी में एक यात्री ने अपनी लोअर बर्थ उन्हें दे दी, लेकिन सीट न मिलने तक वे बहुत परेशान रहे और कुछ समय उन्हें ट्रेन में सीट के पास नीचे बैठकर यात्रा करनी पड़ी। इतना ही नहीं, बुजुर्ग दंपति ने कोच अटेंडेंट और TTE से कहा था कि बिथुर स्टेशन आने पर उन्हें बता दे ताकि वे वहां उतर सके, क्योंकि टिकट के मुताबिक ट्रेन सुबह तड़के पहुंचनी थी। दंपति की ओर से रेलवे के खिलाफ की गई शिकायत में कहा गया था कि ट्रेन चलते समय कोच में 6 लोअर बर्थ खाली होने के बावजूद भी TTE ने उन्हें लोअर बर्थ नहीं दी। इसके अलावा उन्हें गंतव्य स्टेशन बिरूर से करीब 100 किलोमीटर पहले चिकजाजूर में ही उतार दिया गया, जिससे उन्हें बेहद असुविधा हुई। उनका बेटा उन्हें चिकजाजूर स्टेशन लेने आया और तब तक सर्दी में उन्हें वक्त गुजारना पड़ा।
बुजुर्ग दंपति ने रेलवे पर लापरवाही और सेवा में कमी का आरोप लगाया था। जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को घोर लापरवाही और सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए 3,02,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही 2,500 रुपये मुकदमा खर्च देने का भी आदेश दिया है। तो नई दिल्ली से यह खबर है। आतंकियों ने भाजपा नेता के घर किया हमला, पुलिसकर्मी शहीद। बुर्का पहनकर आए आतंकी ने महिला की आवाज निकालकर खुलवाया दरवाजा। श्रीनगर के भाजपा नेता अनवर खान के घर का दरवाजा खुलवाकर ताबड़तोड़ गोलियां। सुबह 11:30 पर आतंकियों ने बरसा दी। 2 ने फायरिंग की। चौथे आतंकवादी ने उठाई शहीद पुलिसकर्मी की राइफल। कश्मीर में 1 सप्ताह के भीतर यह तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर के हिट स्क्वाड कहे जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जम्मू कश्मीर ने ली है। बता दें कि बीते 1 हफ्ते में घाटी में यह तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले 24 मार्च को लावेपोरा में हुए हमले में 3 CRPF कर्मी शहीद हुए थे। वहीं 29 मार्च को सोपोर में हुए हमले में 2 पार्षद और 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ था। अनवर खान भाजपा के बारामूला जिले की इकाई के महासचिव और कुपवाड़ा जिले के प्रभारी हैं। वह बीते कुछ वर्षों से श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र अलीबाग में रह रहे हैं। उनके घर पर भी पुलिस का एक दस्ता तैनात है। बुर्का पहने आतंकी ने बोला था कि भाजपा नेता के इलाके से आई हूँ, इसलिए गेट खोला गया। जैसे ही गेट बंद करने लगा, सिपाही देखने के बाद तो ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू हो गई और एक सिपाही को जान गंवानी पड़ी। GST का कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। मार्च में 1.23 लाख करोड़ के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है संग्रह। लगातार 6 महीने से 1 लाख करोड़ रुपए के पार चल रहा है GST कलेक्शन। वित्त वर्ष 2020-21 में सितंबर से GST संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। वही निर्यात भी बढ़ रहा है। इस साल मार्च में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल मार्च के मुकाबले 58.23% का इजाफा रहा। इस साल मार्च में $34 अरब का निर्यात किया गया, जो साल भर पहले 21.49 अरब डॉलर था। यूरोप के कई देशों में कोरोना संक्रमण के चलते मार्च 2020 में निर्यात में तेज गिरावट आई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने से बाजारों का रुख सुधरा है और मांग निकल रही है। कल हमने आपको खबर बताई थी कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम हो गई है, लेकिन शाम का फैसला सुबह तक बदल दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि गलती से जारी हो गया था आदेश। मार्च 2021 में प्रभावी दरों से ही मिलता रहेगा ब्याज। एक वजह इसकी ये भी बताई जा रही है कि बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी की विधानसभा चुनाव के कारण यह फैसला लिया गया है वापसी का। बुधवार को जो आदेश निकाला गया था, उसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत 7.1% को घटाकर 6.4% और किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 6.9% से 6.2% करने का ऐलान किया गया था। वही सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के तहत देय ब्याज की दर भी 7.6 से 6.9% करने की बात उसमें थी। तो ये दरें याद रखिएगा। PPF पर जो ब्याज की दर है वो है 7.1%, किसान विकास पत्र पर है 6.9% और सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर है 7.6%। जो परिवर्तन था वह रद्द हो गया है, यानी कि पुरानी दरें ही बरकरार रहेगी। बात करते हैं नंदीग्राम की। नंदीग्राम में 2 घंटे बूथ में फंसी रही ममता। भाजपा ने इसको बताया ड्रामा। बूथ के बाहर भीड़े तृणमूल भाजपा समर्थक। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाद में बाहर निकाला गया। फोटो आप इनके देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया है नंदीग्राम में गड़बड़ी का आरोप। CM ने चुनाव आयोग पर लगाया भाजपा का साथ देने का इल्जाम। अदालत जाने की भी धमकी दी। वही भाजपा ने पलटवार किया कि हार देखते हुए ममता दीदी घबरा गई है। वही मोदी की रैली पर भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतना खराब चुनाव पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने मतदान के दिन बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर भी सवाल उठाया और चुनाव आयोग पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि नंदीग्राम में भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा का पक्ष ले रहा है। वही ममता ने पुलिस तो सुवेंदु ने चुनाव आयोग से की है शिकायत।
अशांति फैलाने का आरोप भाजपा पर तृणमूल कांग्रेस लगा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा लगा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी खबरें देखते हैं पेज नंबर 1 पर और कौन सी खास खबरें हैं। हर दिन लगेगा जिंदगी का टीका। केंद्र ने राज्यों को अप्रैल में छुट्टियों के दिन भी टीकाकरण जारी रखने का निर्देश दिया है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के जल्द टीकाकरण के लिए यह कदम उठाया गया है। 24 घंटे लगाई जा सकेगी वैक्सीन। निजी और सरकारी दोनों ही केंद्रों पर अब तक 6.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। तारीख भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देश में कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी से। 30 अप्रैल तक रोजाना होगा टीकाकरण। राजपत्रित छुट्टियों के दिन भी टीका लगाया जाएगा। राज्यों को सरकारी और निजी दोनों टीकाकरण केंद्रों में इसकी व्यवस्था करनी होगी। केंद्र सरकार ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र खोलने की सलाह दी है, बशर्ते कि वहां बैठने, टीकाकरण और बाद में निगरानी के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिदिन टीकाकरण की समय सीमा पहले ही समाप्त कर चुका है। अप्रैल में 30 दिन तक 24 घंटे लगातार सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में टीकाकरण हो सकता है। राज्यों को ऐसे अस्पतालों की पहचान कर उन्हें सिर्फ टीकाकरण केंद्र के रूप में चिन्हित करना होगा। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकारें दूसरी वैक्सीन का डोज का रिजर्वेशन न करें, क्योंकि जैसे ही आपके द्वारा मांग की जाएगी वैक्सीन सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। भारत से आयात पर फैसले से पलटा पाकिस्तान। एक और फैसला पाकिस्तान ने भी पलट दिया। देखिए, 24 घंटे के अंदर इमरान सरकार ने कपास और चीनी के आयात की बहाली की मंजूरी का कदम पीछे खींच लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पाक के विदेश मंत्री का राग। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 370 बहाल होने पर ही कारोबार शुरू हो पाएगा। कल जो यहाँ की पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि चीनी और कपास पर आयात प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट ने इसको मंजूरी नहीं दी है। 150 रोहिंग्याओं की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है जम्मू में। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जानकारी दी है। मार्च के पहले हफ्ते में पुलिस ने जम्मू में विशेष अभियान चलाकर 168 रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर उन्हें होल्डिंग सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। बाईपास सर्जरी के बाद सेहत में सुधार हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह बात कही। असामान्य बीमारियों में 20 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। नई मसौदा रिपोर्ट में सरकार ने रखा है वैकल्पिक कोष बनाने का प्रस्ताव। जो लोग स्वैच्छिक दान और कारपोरेट चंदा देंगे उसके माध्यम से बनाया जाएगा एक कोष, जो कि असामान्य बीमारियों के लिए खर्च किया जाएगा। पहले 15 लाख रुपए मदद देती थी सरकार, अब 20 लाख रुपए देगी। ब्याज दरों पर यूटर्न चूक के कारण लिया या चुनाव के मद्देनजर? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो वह अपने फैसले पलटने में उस्ताद है। पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। वर्ष 2012 में भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का दर्जा देने का इरादा पाकिस्तान ने जताया था, लेकिन ऐन मौके पर उसे टाल दिया गया था। वही भारत से बिजली खरीद पर भी अंत समय में फैसला टाल दिया गया था। यूसुफ अली गिलानी की उस समय सरकार थी। जबरन मतांतरण रोकने को केंद्र व राज्यों को निर्देश देने की मांग भाजपा नेता ने की है। उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि प्रलोभन से मतांतरण पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। प्रलोभन और जोर जबरदस्ती से मतांतरण किया जाना न केवल अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन है, बल्कि यह संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के भी खिलाफ है। भारत बिम्स्टेक के ढांचे में संबंध विकसित करने का पक्षधर। भारत क्षेत्रीय सहयोग के लिए बने संगठन बिम्स्टेक की गतिशील, मजबूत व परिणाम देने वाला बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। वह क्षेत्रीय सहयोग के लिए आयोजित बिम्स्टेक के
ऑनलाइन सम्मेलन में बोल रहे थे। बीमस्टेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत के अलावा बीमस्टेक में जो सदस्य देश हैं इनके नाम भी याद रखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बीते कुछ वर्षों में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की गतिविधियां धीमी पड़ गई है, जिससे भारत बीमस्टेक को बढ़ावा देने में लगा है। सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन बीमस्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा आगे भारत बढ़ाना चाहता है। रिजर्व बैंक ने मोबीक्विक को डाटा लीक की जांच करने का आदेश दिया है। 11 करोड़ यूजर्स के डाटा लीक के आरोप मोबीक्विक पर है। मोबीक्विक आप जानते होंगे डिजिटल पेमेंट कंपनी है। पहली बार निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ की PESB प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई है। इनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन। तो मल्लिका श्रीनिवासन पहली बार PESB की प्रमुख नियुक्ति की गई है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब निजी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को इस संस्था का प्रमुख बनाया गया है। PESB का फुल फॉर्म में भी याद रखिएगा, लोक उद्यम चयन बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। लोक उद्यम चयन बोर्ड, या अंग्रेजी में बोले तो पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। मल्लिका श्रीनिवासन को मिली है जिम्मेदारी। ये TAFE की CMD है। नियुक्ति इनकी होगी 65 साल या फिर 3 साल की अवधि के लिए। यह पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अरुणाचल के 3 जिलों में बढ़ाया गया है अफस्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के अलावा असम की सीमा से लगने वाले 3 अन्य जिलों के 4 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, और उग्रवादी गतिविधियों को देखते हुए अशांत क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून में सुधार किया जा रहा है। सेवा नहीं करने पर अब बुजुर्ग वापस ले सकेंगे अपनी संपत्ति। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने कानून में ताज़ा परिस्थितियों के अनुरूप कई बदलाव की तैयारी है। आयोग ने अपने सुझाव राज्य सरकार को सौंप दिए हैं। इस साल भी अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 14 अप्रैल को मनाई जाएगी अम्बेडकर जयंती। 2015 के बाद से सार्वजनिक अवकाश यहाँ पर रहता है अम्बेडकर जयंती के दिन। 6 अप्रैल को तीसरे चरण में 31 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा बंगाल में, जबकि 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 विधानसभा सीटों क्षेत्र में वोटिंग होगी। अभी तक 60 सीटों के लिए वोटिंग यहाँ पर हुई है। 45 विधानसभा सीटों के लिए 5वें चरण में मतदान होगा, जबकि छठे चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। तो कुल मिलाकर 6 चरणों में यह मतदान यहाँ पर संपन्न होना है। हिंसा पर भारी पड़ा मतदाताओं का उत्साह। दूसरे चरण में बंगाल में शाम 5 बजे तक 80.43 और असम में 7:30 बजे तक 74.76% मतदान हुआ है। सूबे के पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और दक्षिण 24 परगना जिलों की 30 सीटों पर डाले गए हैं वोट। राजनीतिक हत्याएं, प्रत्याशियों पर हमले, सियासी दलों में संघर्ष और बूथों में गड़बड़ी भी लगातार जारी रही। मतदाताओं और पोलिंग एजेंटों को मारा पीटा गया। लोगों को प्रभावित करने के लिए रुपए भी बांटने के मामले यहाँ पर सामने आए हैं। चढ़ते पारे के साथ ही हिंसक वारदात भी बढ़ती गई। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के केशपुर के दातपुर अंचल में तृणमूल कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आरोप भाजपा पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। नंदीग्राम के 1 नंबर ब्लॉक में भाजपा कार्यकर्ता का उसके घर में फंदे से लटकता शव मिला। उसके परिजनों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के डराने धमकाने के दबाव में आकर उसने यह कदम उठाया। वही नंदीग्राम के ही भेटुकिया इलाके के 28 नंबर बूथ में उदय शंकर दुबे का शव बरामद हुआ। नंदीग्राम से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों को वाहनों को नुकसान हुआ है। सबंग, सोनामुखी और इलाकों में तृणमूल भाजपा समर्थकों में संघर्ष में दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी हुए। वही डेबरा में TMC भाजपा दोनों के प्रत्याशियों का घेराव कर लिया गया। मतदाताओं को रुपए बांटने के भी आरोप बांकुड़ा में लगे हैं। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल में जंगल राज है।
नंदीग्राम में गड़बड़ी के आरोपों को पर्यवेक्षक ने बताया गलत। बंगाल चुनाव की धुरी बने नंदीग्राम में गुरुवार को हुई वोटिंग में गड़बड़ी और घेराव जैसे आरोपों को चुनाव पर्यवेक्षक ने पूरी तरह से गलत बताया है। साथ ही कहा है कि जिस बोयल पोलिंग बूथ में गड़बड़ी और चुनावी हिंसा का आरोप लगाया गया है वह चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण पाया गया है। साथ ही शाम 4 बजे तक उस पोलिंग बूथ पर 74% वोटिंग भी हो चुकी थी। वही प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर गाने पर डांस करते हुए दिखाई दिए। हावड़ा में गुरुवार को फिल्म अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रैली के दौरान डिस्को डांसर गाने पर डांस किया। इतिहास की बात करें तो इतिहास के झरोखे से ये बातें सामने आती है कि बंगाल की जनता ने जिसे चाहा उसे दिल खोलकर वोट दिए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 120 और कांग्रेस 92 सीटों पर इस समय चुनाव लड़ रही है। इतिहास की बात करें तो वर्ष 1972 के चुनाव में कांग्रेस 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तब उसे 216 सीटों पर जीत मिली थी। माकपा 208 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उससे मात्र 14 सीटों पर विजय मिली। 1977 में उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें परिणाम पलट गया। उस चुनाव में माकपा 224 सीटों पर लड़ी, 178 सीटों पर जीती। सत्ता में रहने वाली कांग्रेस 290 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 20 सीटों पर जीत सकी। इसके बाद राज्य की जनता ने लगातार माकपा का साथ दिया। वर्ष 2006 के चुनाव में माकपा ने 212 सीटों पर चुनाव लड़कर 176 सीटों पर जीत हासिल की। 2011 में परिवर्तन की आंधी चली और तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से गठबंधन कर 226 सीटों पर चुनाव लड़ा और 184 सीटों पर दर्ज की जीत। 213 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली माकपा 40 सीटों पर आकर सिमट गई। 2016 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 293 में से 211 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा को मिली थी महज 3 सीटें। अब 2021 में देखते हैं कि बदलाव की आंधी चलती है या फिर दीदी का राज कायम रहेगा। कांग्रेस का लेफ्टी से गठबंधन बेमेल, ममता का साथ दे, प्रियंका के राजनीतिक सलाहकार ने बीच चुनाव स्वीकारी हार। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि ममता संग मिलकर ही भाजपा को रोकना संभव है। वह राजस्थान के सीएम ने भी कहा कि बंगाल से सौतेला व्यवहार कर रहा है, केंद्र नहीं करना चाहिए। बात तमिलनाडु की करें तो 60% उम्मीदवार करोड़पति है तमिलनाडु में। यहाँ प्रत्याशियों की औसत संपत्ति है 4 से 5 करोड़ रुपए। 8 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है डीएमके से सीएम पद के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने, जबकि 6.7 करोड़ संपत्ति के साथ पलानीसामी सबसे धनी सीएम है। अब जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन कांग्रेस के सामने हमेशा सीएम पद के दावेदारों की भीड़ लगी रहती है। इसी कारण से बहुत सारी जगहों पर उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम प्रमुख है और यह स्थिति राजस्थान में भी देखने को मिली है। हालांकि बाल बाल कांग्रेस की सरकार बच गई। एलडीएफ के खिलाफ आक्रामक अभियान के बीच मुख्यमंत्री पद के पार्टी के 3 दावेदारों के बीच समन्वय की कोशिश जरूर राहुल गांधी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी एक बार फिर सूबे में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय और भीड़ जुटाऊ नेता हैं, जबकि नेता विपक्ष रमेश चेन्नीथला एलडीएफ सरकार और माकपा के खिलाफ सबसे आक्रामक लड़ाई लड़ने वाले नेता की छवि के सहारे अपने दावेदारी को मजबूत बनाने में जुटे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण के बेटे लोकसभा सांसद मुरलीधरन भाजपा को उसके इकलौते गढ़ में थामने का बीड़ा उठाकर इस होड़ में शामिल हो गए हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों की बात करें तो अक्टूबर के बाद एक दिन में सर्वाधिक 72,330 मामले कोरोना के सामने आए। इस दौरान संक्रमित 459 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 5,84,055। महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना के 6.5 लाख मरीज। अक्टूबर से फरवरी तक 5 महीने में बढ़े थे 7.3 लाख मरीज। तो अकेले मार्च महीने में राज्य में 6,51,513 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ की राजधानी है मुंबई। एबी पॉजिटिव रक्त समूह वाले संक्रमितों से कम फैलता है वायरस, यह बात एक अध्ययन में सामने आई है।
सर्दी जुकाम छींक या खांसी के लक्षण नहीं होने से कम फैला है एबी पॉजिटिव ग्रुप में यह वायरस। एबीओ जीन में RS505922 म्यूटेशन है इसका प्राथमिक कारक। BHU के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि एबो समूह के लोग अधिकतर गैर लक्षण वाले थे। यह संख्या अन्य रक्त समूह के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा थी, जबकि इनकी संक्रमण दर ब्लड ग्रुप ए और बी से 27 गुना और ओ से 152 गुना ज़्यादा रही। परीक्षण के दौरान देखा गया कि एबी पॉजिटिव के गैर लक्षण वालों को पता ही नहीं चला कि उन्हें संक्रमण हुआ कब। उनके संपर्क में आए बड़े बुजुर्गों तक पर कोरोना का प्रभाव शून्य रहा। अन्य रक्त वर्ग के लोगों और उनके परिजन की संक्रमण के दौरान तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रही और अस्पताल में रहे। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने जब एबी और अन्य रक्त समूह के लोगों का जीन विश्लेषण किया तो उन्हें इसका एक प्राथमिक कारण यह समझ में आया कि मानव कोशिका के 9वें क्रोमोसोम पर जो एबीओ जीन पाया जाता है उसमें कुछ ऐसे म्यूटेशन मिले हैं जो कि संक्रमण की तीव्रता को कम कर रहे हैं। अन्य रक्त समूह के जीन पर ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं दिखाई दिया। इस म्यूटेशन को नाम दिया गया है RS505922। कोविड-19 के उद्गम की समग्र जांच की जरूरत भारत ने बताई है। भारत ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की विशेषज्ञों के एक दल से समग्र जांच कराए जाने की मांग की है। भारत ने यह रोक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कुछ ही दिन पहले इस मामले में चीन को क्लीन चिट दिए जाने पर अपनाया है। 2 महीने में कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी रेल सेवाएं, बशर्ते राज्य सरकार अनुमति दे और कोरोना महामारी कंट्रोल में रहे। एक कोरोना पीड़ित 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। महाराष्ट्र की कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर संजय ओक ने यह बात बताई है। इसलिए मास्क, साफ सफाई और उचित शारीरिक दूरी का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मसूरी और नैनीताल में बुकिंग निरस्त कराने लगे हैं पर्यटक। कोरोना को देखते हुए पर्यटक घबराने लगे हैं। मसूरी के होटलों में सप्ताह के अंत की 30% बुकिंग निरस्त हो चुकी है। नैनीताल में 15 से 20% की आई है कमी। कारोबारी भी चिंतित हैं। रेल हादसे में मारे गए लोगों के केस की जांच में RPF फेल होती हुई दिखाई दे है। गंभीर मामला है। कितने मामलों की जांच अभी तक पेंडिंग है यह रेलवे नहीं बता सकता है, यह बात कही है RPF उत्तर रेलवे के IG SN पांडे ने। हालांकि जो नया नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा अब जारी किया गया है उसके तहत हादसे में मौत होने की जांच होती है, चाहे मृतक के स्वजन मुआवजे के लिए दावा पेश करे या नहीं। जांच का रिपोर्ट मंडल प्रबंधन के माध्यम से चीफ क्लेम ऑफिसर को भेज दी जाती है। ब्लड कैंसर से पीड़ित है अभिनेत्री किरण खेर। मुंबई में इनका इलाज चल रहा है। अनुपम और उनके बेटे सिकंदर खेर ने ट्वीट कर इस सिलसिले में खबर की पुष्टि की है। अनुपम खेर की पत्नी है किरण खेर। बॉलीवुड कलाकारों समेत कई हस्तियों ने इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। किसानों के लिए DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना लागू नहीं करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनका मानना है कि किसानों को पेमेंट किसान चाहे उस माध्यम से होना चाहिए, चाहे तो वे आड़ती के माध्यम से करे, चाहे तो वे दलालों के माध्यम से करे, चाहे तो वे DBT के माध्यम से पेमेंट ले, चाहे वो कैश में ले। फिलहाल इस वीडियो को मुझे यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। इसका सेकंड पार्ट मैं शीघ्र ही अपलोड करके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, खासतौर पर उन्हें जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।